हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले इस बुक का जो कि मैंने प्रिपेयर करी है, जिसके अंदर एनआईयूएस की कंप्लीट समरी है। एनआईयूएस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी पूरा 3000 से ज़्यादा पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, उस पूरे डॉक्यूमेंट को इस 292 पेज की बुक में कवर किया हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आपको अगल से एनआईयूएस पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं जहां पर मैंने एनआईयूएस की कंप्लीट समरी करा रखी है डिटेल में, लगभग 113 वीडियोस हैं वो, अगर आप वो देख रहे हैं और आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स के लिए इसे ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप वो वीडियोस देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको बस प्रैक्टिस करना रहेगा। तो अभी हम इसका कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक मिलेगी कहाँ पर? ये अमेजोन पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे अमेजोन पर ले सकते हैं। कई बार ये अनअवेलेबल हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, तो आप थोड़ा बहुत वेट करेंगे। यानी कि अगर सुबह अनअवेलेबल है तो आप शाम को ट्राई करेंगे तो शाम तक ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं इस बुक की तरफ, देखते हैं इसको खोलकर किसमें किस तरह से मैंने कंटेंट को समराइज कर रखा है। एनआईयूएस के नोट्स इसमें आपको किस तरह से मिलने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस बुक का रिव्यू का कि किस तरह का इसमें कंटेंट वगैरह दे रखा है। तो सबसे पहले ऊपर ही लिखा हुआ है एनआईयूएस डीएलएड पर आधारित, और मैंने यहाँ भी मेंशन करा है कि ये एनआईयूएस डीएलएड के जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसका डॉक्यूमेंट लगभग 3500 पेजेस का है। ये सिर्फ पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है और काफ़ी डिमांड आती थी इसके नोट्स को लेकर, तो मैंने इसे नोट्स की फॉर्म में कंप्लीट कर रखा है। तो इस बुक के अंदर किस प्रकार का कंटेंट है, कैसे से रीड करना है, किसे लेना है किसे नहीं लेना है, वो भी मैं आपको क्लियर बता दूंगा। तो इसके अंदर आप टॉपिक्स देख सकते हैं: प्रारंभिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुण, समुदाय, लैंगिक मुद्दे, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने कवर पेज पे मेंशन कर रखे हैं, जो आपको किसी अन्य जितनी भी किताबें आती हैं, पेडागोजी की हो या सीडीपी की हो, उनमें ये चीज़ें नहीं मिलती। ये चीज़ आपको सिर्फ एनआईयूएस में ही मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर रखा है। तो फर्स्ट चैप्टर है भारत में प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद समकालीन संदर्भ में भारत में शिक्षा, फिर अध्यापक प्रशिक्षण, समावेशी शिक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर आता है आपका अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन, कक्षा कक्ष अधिगम में उभरते मुद्दे, अधिगम का आकलन, फिर यहाँ से भाषा की समझ। भाषा की समझ से आप ये समझ सकते हो कि जो लैंग्वेज पेडागोजी है, भाषा का शिक्षण शास्त्र शुरू हो गया। फिर भाषा की समझ के बाद भाषा संबंधी कौशल, भाषा अधिगम, यहाँ तक आपका लैंग्वेज पेडागोजी चलेगा। इसके बाद प्राथमिक स्तर पर गणित, तो यहाँ से आपका मैथ्स पेडागोजी स्टार्ट हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर गणित, गणितीय सामग्री और कार्यप्रणाली का संवर्धन, गणित में अधिगमकर्ता का आकलन। ये जो 3 चैप्टर है, इसमें मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट कर रखी है। फिर आपका आ जाता है ईवीएस पेडागोजी, जिसमें आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण, अधिगम, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या, पर्यावरण में अधिगम का आकलन। इसके बाद हम आगे बढ़ें, बच्चों में वृद्धि एवं विकास, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट के चैप्टर्स यहाँ के अंदर इसमें इंक्लूड हैं, जिसमें बच्चों की वृद्धि एवं विकास, उनका व्यक्तित्व का विकास, समावेशी शिक्षा, फिर बालिकाओं और बच्चों का अधिकार आ जाएगा, समाज, समुदाय एवं विद्यालय आ जाएगा, विद्यालय प्रणाली आ जाएगा, विद्यालय तथा समुदाय सहभागिता प्रबंधन। फिर आता है हमारा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा। इन तीनों से डीएसएसबी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आगे हम बात करें, फिर हमें देखने के लिए मिलता है सामाजिक विज्ञान की समझ। तो यहाँ से सोशल साइंस पेडागोजी या सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र शुरू हो जाता है। फिर सामाजिक विज्ञान के विषय, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में मुद्दे। इसके बाद विज्ञान की समझ एवं विज्ञान शिक्षण प्रबंधन, तो ये साइंस पेडागोजी हो गया। तो टोटल 31 चैप्टर्स हैं यहाँ पर। अब मैं आपको इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको भारत में प्रारंभिक शिक्षा, समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण वाली जैसे चैप्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये आपका 501 वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, फिर इनके अंदर जो यूनिट्स थी, वो जैसे 3 यूनिट्स थी या 4 यूनिट्स थी, उन सभी यूनिट्स को एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर रखा है मैंने। ठीक है, अगर आप वीडियोस देखोगे मेरी और बुक के साथ अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप टॉपिक समझकर डायरेक्ट वीडियो पर पहुंच सकते हो। अब हम इसके अंदर किस प्रकार का कंटेंट दे रखा है, किस तरह से मैंने एनआईयूएस के नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, उन्हें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसे बताने से पहले एक बात और आपको बता दूँ, जिस भी किसी ने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, मेरी वीडियोस देखकर बनाए हैं या फिर एनआईयूएस को पढ़कर उसने खुद से ही नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो वह उसे इस बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक उन लोगों के लिए प्रिपेयर की गई है जो नोट्स नहीं बना पा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था, तो वो लोग इस बुक को ले सकते हैं। बाकी जो खुद से नोट्स बना सकते हैं, खुद
इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं या जो भी कुछ कर सकते हैं, तो वो इस बुक को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी चाहे तो आप ले भी सकते हैं। और जिनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, जो सिर्फ वीडियोस देखकर काम चला रहे थे, तो उन्हें तो ये बुक लेना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छे नोट्स हो जाएंगे रिवीजन के टाइम पर। तो फर्स्ट चैप्टर मिल जाता है हमें भारत में प्रारंभिक शिक्षा। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, वह सब कुछ इसमें लिख रखा है। उपनिषद का अर्थ क्या है। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली वाले क्वेश्चन 2018 में हर एक शिफ्ट में पूछी गया है। शिक्षक केंद्रित प्रणाली के 3 आर कौन कौन से हैं, रीडिंग, राइटिंग, एरिथमेटिक। इसके बाद मैकाले मिनट्स, बुट्स डिस्पैच। देखिए ये जो थ्योरी है ना, मैकाले मिनट्स या बुट्स डिस्पैच है, ये 2-3 पेजेस के दे रखे हैं NIOS में, तो मैंने उनको शॉर्ट में करके यहाँ पर बताया हुआ है कि जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हंटर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, शेडलर कमीशन, हार्टोग कमेटी, सप्रू समिति, अवार्ड्स डिस्पैच, ये सारे सीरियल्स हैं। जैसे आप देख रहे होगे, ये 1882 का है, फिर ये 1902 में आया, ये 1917 में आया, ये 1929 में आया, फिर ये 1934 में आया, और फिर ये 1935 में आया। फिर इसके बाद जाकिर हुसैन समिति, जिसे हम कहते हैं महात्मा गांधी ने जिसका आइडिया दिया था बेसिक शिक्षा का, वो दिया हुआ है। फिर सार्जेंट रिपोर्ट 1944। इसके बाद देश आज़ाद हो जाता है और आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली शुरू होती है, जिसमें राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, महिला पर राष्ट्रीय शिक्षा समिति जो कि श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा लाई गई थी। फिर हमारा कोठारी कमीशन, यशपाल समिति इम्पोर्टेंट थी, तो ज़्यादा पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। और यहाँ पर जिनमें सिर्फ कम पॉइंट्स थे, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वही के लिए निकाल रखे हैं, और जिसमें से ज़्यादा पॉइंट्स को निकालने की जरूरत थी उसमें से ज़्यादा पॉइंट्स भी निकाले हैं। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आ जाती है। NCF 2005 के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। NIOS में 4 लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने जब NCF का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा उसमें 5 मिले, तो मैंने इसमें 5 इंक्लूड कर रखे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो कुछ और देख लेते हैं क्या क्या इसमें अन्य बुक्स से अलग या कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनकर आए हुए हैं। अगर हम फोर्थ चैप्टर की बात करें, अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, तो अधिगम का आशय वगैरह सबको पता ही होता है, जस्ट मेंशन कर रखा है आपके रिवीजन के लिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से 2019 में और 2018 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। DSSB में हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे कि आदर्शीय प्रभाव क्या होता है, दमनात्मक या अदमनात्मक प्रभाव क्या होता है, और एक आपका प्रकटीकरण प्रभाव क्या होता है। तो यहाँ से DSSB में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद हम और देखें, इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये सहयोगात्मक अधिगम और सहकारी अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम और सहकारी अधिगम में क्या अंतर है, हालांकि उसमें ये अंतर जैसा नहीं दे रखा था, जो NIOS का नोट्स है उसमें डिटेल में दे रखा था। मैंने इसको अंतर बनाकर यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है ताकि आप इन दोनों को आपस में रिलेट कर सको और रिलेट करके आप इनको समझ सको। आगे बढ़ते हैं आगे, और इसमें अधिगम का आकलन वगैरह है, जिसमें मापन, आकलन और मूल्यांकन, इन तीनों में क्या अंतर है। और एक आकलन का कार्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंडेड होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हमें अदर बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। और देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये अगर हम थीम की बात करें, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण का पाठ्यक्रम 6 प्रकरण पर आधारित है। तो ये बात आप सभी को पता है कि ये 6 थीमों पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर हमें एक लाइन देखने के लिए मिलती है कि पर्यावरण एवं मित्र प्रकरण के भाग के रूप में यहाँ पर हमें एक चीज़ परिवार एवं मित्र, पौधे एवं जानवर पर्यावरण एवं मित्र प्रकरण में यह स्पष्ट करने के लिए शामिल किए गए कि पौधे और जंतु हमारे साथ किस प्रकार का संबंध बनाए रखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था और इस क्वेश्चन को लेकर कई बच्चों में डाउट भी होता है, तो उसका आंसर हमें यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि DSSB में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। और देख लेते हैं इस बुक में, ये अगर हम भाषा विकास की बात करें तो किस आयु में बच्चे की शब्दावली क्या होती है। 1 वर्ष में 3 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द, 2 वर्ष में 272, 3 वर्ष में 896, 4 वर्ष में 1560 और 6 वर्ष में 2562। ये जो आंकड़ा है ये NIOS से उठाया हुआ है, इसमें मैंने बिल्कुल भी हेर फेर नहीं करा है। जो आंकड़े ऐसे हैं जिससे मुझे लगता है कि किसी प्रकार का हेर फेर करना सही नहीं है,
वो मैंने एज इट इज़ वहीं से उठाए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आनुवांशिकता को बीज से, मिट्टी को पर्यावरण से, उत्पाद को उपज से किस तरह से रिलेट कर रखा है, तो यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, एक इस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर कि मानकीकृत टेस्ट कौन से रहेंगे या वस्तुपरक विधियाँ कौन सी रहेंगी, गैर मानकीकृत टेस्ट या व्यक्ति परक विधियाँ और प्रक्षेपी विधि। पूछ लेते हैं, 4 मेथड से दे देंगे आपको ऑप्शंस में, आपको उनमें से एक बताना पड़ेगा कि कौन सी प्रक्षेपी है, कौन सी मानकीकृत है या कौन सी गैर मानकीकृत है। अगर डीएसएसबी में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर मैंने सिलेक्टेड मेथड्स लिख रखी हैं, इन्हीं मेथड्स को वो देगा, इन्हीं में से आपको छांटना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगी कि ये सारी आपकी प्रक्षेपी हैं, ये व्यक्तिपरक हैं, ये वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। यहाँ से बाहर डीएसएसबी में नहीं पूछेगा। आगे और हम देख लेते हैं सीओआरटी से 2019 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पर एजीओ क्या होता है, ओपीबी, एपीसी, पीएमआई, एफआईपी एंड सीएफ। अब यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में एक रखा है। अगर आपको इसको पढ़ना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एम, गोल, ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ोगे तो कन्फ्यूज ही हो जाओगे। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ जाएगा पीएमआई क्या है, तो प्लस माइनस इंटरसेक्टिंग आइडियाज़। तो प्लस माइनस इंटरसेक्टिंग आइडियाज से ही आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें अच्छे बिंदुओं की सूची बनाता है, फिर बुरे बिंदुओं की और फिर रुचिकर बिंदुओं की। जो अच्छे बिंदु हैं उन्हें प्लस में रख लेगा, जो बुरे बिंदु हैं उन्हें माइनस में रख लेगा, जो उसके इंटरेस्ट वाले उन्हें इंटरेस्टिंग आइडियाज़ में रख लेगा। ये इंटरेस्टिंग है। क्लियर हो गई बात। तो सीओआरटी से एग्जाम्स में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। आगे हम बात कर लेते हैं सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं। अगर हम ये बात करें, जो एडवर्ड डी वानो ने 6 थिंकिंग हेड्स दिए थे, किस हेड का क्या मतलब है, ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। 6 थिंकिंग हेड्स को सबसे पहले मैंने देखा था उसमें जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी भी अगर आप पढ़ सकते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पर आपको एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा में क्या मेन डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन कौन सी विकलांगता है जो बच्चों को सीखने में बाधा का कारण बनती है। यहाँ पर एक चीज़ और, ये चीज़ें हमें बहुत ही कम देखने के लिए मिलेंगी, बहुत ही कम बुक्स में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आसक्तता यानी डिसेबिलिटी, बाधिता इम्पेयरमेंट और संज्ञानात्मक आसक्तता कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इन तीनों में अंतर क्या है। मेन अंतर तो हमें इसी में देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी एंड इम्पेयरमेंट में क्या अंतर, ये दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा अलग हैं। डिसेबिलिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। और देख लेते हैं क्या कुछ इसमें है। हालांकि जब भी आप इस बुक को पढ़ोगे, आपने कितनी ही बुक्स पढ़ रखी होंगी, लेकिन जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने के लिए मिलने वाली हैं। 10 जीवन कौशल, जिनको 3 पूर्ण भागों में बांटा गया है। अब लाइफ स्किल्स कितनी है, 10 लाइफ स्किल्स हैं। इसको लेकर आप लोग डरते रहते हो फालतू में। 10 लाइफ स्किल हैं, इनको 3 सब पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। सामाजिक कौशल, चिंतन कौशल और संवेदात्मक कौशल। सामाजिक कौशल के अंदर आता है स्वयं जागरूकता, प्रभावी संचार, अंत्यवैयक्तिक और तदानुभूति। चिंतन के अंदर आ जाएगा सृजनात्मकता, विवेचनात्मक निर्णय निर्माण और समस्या समाधान। संवेदात्मक कौशल के अंदर आ जाएगा संवेदनाओं से जूझना और तनाव से जूझना। तो इस प्रकार की चीज़ें इसके अंदर रखी गई हैं। बाकी और भी बहुत सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे प्रबंधन और नेतृत्व में किस प्रकार का अंतर है। जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है कि एक प्रबंधक नेता के रूप में असफल हो जाता है, इसके रीजंस क्या हैं, वो फिर यहाँ पर इसके रीजंस दे रखे हैं। ये है नेतृत्व की श्रेणियाँ, किस किस प्रकार की नेतृत्व की श्रेणियाँ होती हैं। ऑटोक्रेटिक, लेजी फायर, इजी गोइंग एंड डेमोक्रेटिक। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड मेंशन है। इसका मतलब आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, हालांकि हिंदी मीडियम से होगा, अगर आप हिंदी में बुक पढ़ रहे हो तो आपको इंग्लिश के भी टर्म्स याद रखना है। इन टर्म्स को आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि किसे हम क्या बोलते हैं। क्लियर होगी बात। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं इसका पूरा रिव्यू करने बैठ जाऊँगा तो लगभग पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की वीडियोस हो जाएगी। यहाँ पर सामाजिक विज्ञान शुरू हो जाता है, इतिहास की प्रकृति किस प्रकार की है, हिस्ट्री से हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। ये इतिहास के विभिन्न स्रोत, डीएसएसबी 2019 में काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। वास्तुशिल्पी स्रोत, साहित्यिक स्रोत, इस अंदर में 3 पार्ट्स आते हैं, जिसमें पवित्र एवं धार्मिक स्रोत, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी साक्ष्य यहाँ हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। साक्ष्यों के आधार पर इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एनआईओएस के अलावा और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी, तो उसे मैंने इसमें कवर कर रखा है। फिर यहाँ पर हमारा विज्ञान आ जाता है। विज्ञान के बाद ये चैप्टर 30 हो गया, इसके बाद 2 ही चैप्टर से बचते हैं।
और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट हो रही थी तो मैंने उन्हें कहीं कहीं इग्नोर भी कर दिया है, जैसे कि विज्ञान में मूल्यांकन भी उसमें काफ़ी डिटेल में दे रखा है NIOS में। उस मूल्यांकन को हम और भी कई जगह इस बुक में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो मैंने फिर इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा है। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का प्रबंधन किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वैज्ञानिक अवधारणाएं में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, संगठन, कार्यकारण प्रणालियां, मॉडल, इस तरह से विज्ञान पाठ्यक्रम की योजना किस प्रकार से बनाई जानी चाहिए। विज्ञान के पाठों में 5W कौन कौन से, वाई, वैन, वेयर, वाट, हु और 1H, 5W और 1H शामिल है। ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं ज़्यादातर किताबों में। और इस तरह से हमारी ये बुक हो जाती है कंप्लीट। लास्ट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी कि 20 सितंबर 2004 को एडुसेट उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा गया, जिसे शिक्षा के कार्यों के लिए विकसित किया गया। जगह जगह पर आपको इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म मिल जाएंगे। क्लास का फुल फॉर्म क्या था, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल, 1980 में स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें। लास्ट में एक छोटा सा आपको ये कह सकते हैं कि शिक्षक की ओर से या लेखक की कलम से ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। बुक में आपको हो सकता है कि, हालांकि मैंने कोशिश करी है किसी प्रकार का टाइपिंग एरर ना हो, तो छोटा मोटा टाइपिंग एरर देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको बुक में कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो भी बुक परचेस करें, बुक परचेस करने के बाद मुझे व्हाट्सअप पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं इस बुक के रिगार्डिंग अपडेट या जो भी कुछ नया होगा वो आपको शेयर करता रहूँगा। अमेजोन पर इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप अमेजोन से इस बुक को परचेस कर सकते हैं। बुक को लेकर कोई भी समस्या आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। आप इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ये भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर टेलीग्राम पे डाल रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ से इसका एक रिव्यू देख सकते हैं किस प्रकार का कंटेंट इसके अंदर है। पूरी बुक का PDF डालना संभव नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं इस बुक के प्राइस की। तो पीछे इस बुक का प्राइस 499 दे रखा है, लेकिन आपको 499 पे नहीं करना है। ये बुक आपको अमेजोन पर 374 में मिलेगी। इसके बाद डिलीवरी चार्ज आपकी सिटी के हिसाब से लगेगा, कहीं 70-80 भी लग रहा है, कहीं 70 भी लग रहा है और कहीं 50 भी लग रहा है। तो डिलीवरी चार्ज आपके हिसाब से लगेगा, तो वो आपको ही देना पड़ेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। बुक का प्राइस भी 374 तक बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं आपको ये नोट्स फ्री में भी दे देता, लेकिन वो अब पॉसिबल नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आप वीडियोस मैंने फ्री कराई रखी है, चाहे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो रिव्यू देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुक कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अमेजोन पे 5 स्टार रेटिंग कीजिएगा। धन्यवाद।